फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का जीएस बैकहंड के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मैं सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो जल्दी अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद अब मैं ये सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी की एमसीक्यू खत्म करूंगा। यहाँ पे क्लास 6 का हिस्ट्री है हमारे अतीत, ठीक ना, उसका चैप्टर 1 इसमें पूरी अच्छी तरह से खत्म किया जाएगा। और ये जो ध्यान में रखा गया है, मैं बात करूं अगर, तो सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है। यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, सीटेट, यूपी पेट, यूपी पुलिस, सारे एग्जामों के हिसाब से बनाया गया है इस पीपीटी को। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। मतलब कि पहले हम लोग इजी इजी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 यूपीएससी के लेवल तक भी जाएंगे और चीजों को समझेंगे कि यूपीएससी खेला कैसे खेलता है। ठीक, तो सारी चीजों को समझेंगे, डोंट वरी। क्लास 6 का ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं आप लोग की एनसीईआरटी कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। आप लोग सोचेंगे कि यार क्लास 6 के चैप्टर 1 के आपको क्वेश्चंस नहीं आप सॉल्व कर पाएंगे। टोटल 21 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग अपना स्कोर लिखिएगा कि कितने को एक्चुअल आप लोगों ने सही किया है। ठीक ना, झूठ नहीं बोलिएगा, एक्चुअल स्कोर लिखिएगा। और ये भी लिख दीजिएगा कि इसको इंप्रूव मैं करूंगा। ठीक, तो जो चीजें हम लोग लिख देते हैं ना, वो समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ है, तो आप अकाउंटेबल हो गए उसको लेके। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ये क्लास 6 के चैप्टर 1 का है। ठीक, तो यहां पे क्या पूछा है, आम लोग। ठीक ना, आम लोगों की बात हो रही है। तो जो आम लोग हैं, पाली भाषा नहीं, संस्कृत भाषा नहीं, अरबी भाषा नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्राचीन काल की बात हो रही है, अरबी तो यहां पे आई नहीं थी। ठीक, तो जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, प्राकृत भाषा का। ठीक, तो ये जो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो आम लोग की भाषा थी वो कौन सी थी प्राचीन काल में, ये प्राकृत भाषा थी जो आम लोग यूज करते थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक ना, और अगर ये बुक्स चाहिए एनसीईआरटी के, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, एवरीथिंग विल बी हियर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं। जो नदी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको सहायक नदी, मौसमी नदी, उप नदी या फिर छोटी नदी। ठीक, तो देखिए लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि उप नदी भी बोल सकते हैं या फिर मौसमी नदी तो नॉट पॉसिबल एट ऑल, छोटी नदी तो कंफ्यूजन इसमें है उप नदी और सहायक नदी में। बट ज्यादातर लोग इसका आंसर सही करेंगे, सहायक नदी होगा। ठीक ना, जो जो नदी है बड़ी नदी में मिल जाती है, जो छोटी नदी, उसको क्या बोलते हैं, सहायक नदी। ठीक, समझ में आ गया आपको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सहायक नदी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए वही आ गया, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, व्यास, सतलुज, रावी या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जब भी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में अगर ये आ जाए कि उपरोक्त सभी, तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि ज्यादातर जो 80% चांसेस है ये होते हैं कि वही जो है चॉइस क्वेश्चन है सही होगा। मतलब अगर डी उपरोक्त सभी लिखा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि डी ही सही होगा। ठीक ना, तो व्यास, सतलुज, रावी, उपरोक्त सभी, तो इसमें से आप लोग का क्या सही करके आएंगे आप लोग, उपरोक्त सभी को। ठीक ना, चांसेस हाई रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसके शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में अभिलेख लिखे गए थे। ठीक, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। ठीक, तो अगर आप लोग जानते होंगे तो अशोक के बारे में लोग हमेशा बात होती है कि अशोक के अभिलेख, समझ रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में लिखे गए थे, अशोक के। तो ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी क्लास 6 का है, ये क्या पूछा है कि किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। अशोक के सम्राट अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी है सर। ठीक ना, अभी देखिएगा क्वेश्चन कैसे आपको घुमाएंगे सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोग ने किन पशुओं को पालतू बनाया। तो पहले मैं बता देता हूं सुलेमान और किर्थर क्षेत्र बोला किसे जाता है। ठीक ना, अगर आप भारत देखेंगे तो हम लोग ऐसे, अगर भारत है मान लीजिए, इसको मैं बना के दिखाता हूं मैप में। तो मान लीजिए अगर भारत का ऊपरी हिस्सा जो है ऐसे करके है ना, तो यहां पे जो उत्तर, जो नॉर्थ और वेस्ट, पश्चिम, तो इसका जो यहाँ पे ईरान आपका पड़ेगा, इधर ईरान, पाकिस्तान, तो इधर जो ये पहाड़ी रेंज है पूरा, इसको क्या बोला जाता है, सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र बोला जाता है। देखिए ये क्लियर कर लीजिए। ठीक ना, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मैं यहीं पे क्लियर करते जाऊं, मैप्स भी, कि आपको फिर ना भटकना पड़े। ठीक, तो उसी की बात हो रही है उस क्षेत्र की, सुलेमान और किर्थर क्षेत्र की। तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोग ने किन पशुओं को पालतू बनाया। ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी गाय बैल या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मैंने क्या बताया सर, अगर पीसीएस और यूपीएससी में इनमें से सभी क्वेश्चन आंसर आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो 80% उम्मीद रहती है कि वही सही होगा। तो आप इसमें
इसमें क्या सही करेंगे, सभी, ठीक ना। इनमें से सभी जो है वो भेड़ भी पालते थे, बकरी पालते थे, गाय और बैल भी पालते थे, ठीक। अब फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। देखिए क्वेश्चन क्या है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, ठीक। मतलब गंगा ऐसे ऊपर जा रही है तो उसके दक्षिण की बात हो रही है, ठीक ना, ऐसे दक्षिण में, और सोन नदी जो जाके वहां से जुड़ जाती है सहायक नदी के रूप में, वहां की बात, उसको क्या बोला जाता है, मालाबार, मगध, कोंकण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसने भी एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी होगी या फिर एनसीईआरटी क्लासेस का पढ़ा होगा, काफी आसानी से इसको सॉल्व कर देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा मगध। इसीलिए मगध शक्तिशाली था क्योंकि वहां पे पानी का एक्सेस था, जंगल का एक्सेस था, तो काफी लकड़ियां एक्सपोर्ट भी की जाती थी वहां से, ठीक ना। तो इसीलिए मगध एक शक्तिशाली राज्य बन के उभरा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भरत नाम का प्रयोग कहां रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है, ठीक। भरत नाम का प्रयोग कहां रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। तो मैंने बताया ना, सुलेमान और कृथन की पहाड़ियां कहां पे है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक ना। ये जो आर्य और आके बसे थे सबसे पहले, आर्य ऊपर से आए थे, मैं फिर समझा रहा हूं मैप के थ्रू, समझा रहा हूं। ये मान लीजिए ऊपर का क्षेत्र है, ये भारत, जम्मू एंड कश्मीर, समझ जाइए, J&K वाला। तो यहां से जब सुलेमान और कृथन की पहाड़ियों से, दर्रे से होते हुए जब आर्य आए थे यहाँ पे, ठीक ना, तो ये जो बसे थे, ये आपका उत्तर हो गया मैप में, और ये आपका हो गया पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। तो यहां की बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर एरिया वाला, समझ गए, जम्मू एंड कश्मीर एरिया वाला की यहां पे बात हो रही है, ठीक। तो वहीं पे लोग रहते थे। तो ये कहां पे, उत्तर एंड पश्चिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। मतलब भारत नाम का प्रयोग कहां रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, ऋग्वेद की भाषा क्या थी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी, देखिए आप लोगों को ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए कि ऋग्वेद की, अभी मैंने बताया कि आम लोग क्या कौन सी भाषा बोलते थे उस समय, प्राकृत भाषा बोलते थे। और आप लोग ये मैंने पढ़ाया था अभी एनसीईआरटी वाले में कि ऋग्वेद जो था वो काफी इंटेलेक्चुअल लोग, वेदों का ज्ञान था उन लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को। तो यहाँ पे प्राकृत भाषा होगी नहीं, पाली होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत। जो ऋग्वेद की भाषा थी वो एक्चुअल में संस्कृत थी, ठीक ना, क्योंकि उस समय इंटेलेक्चुअल लोग इसका एक्सेस कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है, चीन, पाकिस्तान, भारत, या फिर सभी। तो सिंपल सी बात है यार, इसका तो आंसर सभी होगा, ठीक। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रायः पांडुलिपि कहां प्राप्त होती है, ठीक। ए मंदिरों तथा विहारों में, बी राजमहलों में, सी दुर्गों में, या फिर डी जंगलों में। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पांडुलिपि होती क्या है, ठीक ना। एक हिमालय में पाया जाता है भुर्जी छाल की पत्ती, ठीक ना, उसी पे हम लोग हाथ से जो मेनूस्क्रिप्ट बोलते हैं, मेनू मतलब होता है ना, लैटिन वर्ड है मेनू, तो मेनू मतलब होता है हाथ, ठीक। तो हाथ से लिखे गए कुछ वक्तव्य थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक ना। तो ये पांडुलिपि जो है ये प्राय कहां पाए गए हैं, तो मंदिरों तथा बिहारों में, मंदिरों तथा जो घूमने फिरने वाले स्थान है मंदिरों के आसपास के, वहां पे पाई गई है क्या, पांडुलिपि, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। यहां पे देखिए कैसे एनसीईआरटी ने गेम खेला है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये, कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वैज्ञानिक पुरातत्वविद, दार्शनिक, पुरातत्वविद, या फिर खोजी। तो क्या इसका आंसर होगा सही, आपको क्या लग रहा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन लड़के आ जाएंगे कि वैज्ञानिक पुरातत्वविद या फिर पुरातत्वविद, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी बुक में वैज्ञानिक पुरातत्वविद नहीं पढ़ा होगा। तो इसका आंसर भी यही होगा, वैज्ञानिक पुरातत्वविद, ठीक ना। तो अतीत में जो बनी प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको वैज्ञानिक पुरातत्वविद बोलते हैं ना, कि वे पुरातत्वविद बोलते हैं, ठीक। तो आई होप कि देखिए यहाँ ये एनसीईआरटी क्लास 6 का है, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, 8000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व, या फिर 1000 वर्ष पूर्व, ठीक। तो जो कृषि हुआ था सबसे पहले, कृषि का जो आरंभ होता है वो 8000 वर्ष पूर्व होता है, ठीक ना। 8000 वर्ष पूर्व क्या होता है, कृषि का आरंभ होता है। और 4700 वर्ष पूर्व क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ नगरों का उत्खनन किया जाता है, आई मीन नगरों के साक्ष्य मिलते हैं, सॉरी, ठीक ना। तो 4700 वर्ष पूर्व, ठीक। और फिर उसके बाद मगध का पता चलता है, मगध के बारे में। ये देखिए ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट उसी से रिलेटेड आ गया। क्या क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए, जो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर खोजे गए वो कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। तो उसका सही आंसर पहला ऑप्शन ए 1500 वर्ष, ऑप्शन बी 4700 वर्ष, ऑप्शन सी 2500 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 3500 वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4700 वर्ष पूर्व। अभी मैंने बताया ना। और खेती कब की गई थी, 8000 वर्ष पूर्व, ठीक। और खेती कहां पे की गई, तो फिर खेती भी सबसे पहले जो की गई थी वो उत्तर पश्चिम साइड में की गई थी, ठीक। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। और सबसे पहले चावल की खेती की गई थी, और कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि प्रयागराज के पास है। इंडिका शब्द किस शब्द से निकलता है, इंडस, भरत, भारत, या फिर जम्बूद्वीप।
इंडिका शब्द किस शब्द से निकलता है? इंडस, भरत, भारत या फिर जम्बूद्वीप? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस। देखिए जो इंडस शब्द है ना, ये संस्कृत शब्द से निकला है, सिंधस, सिंधु से, ठीक ना। और यहाँ पे अगर इंडस को देखेंगे आप लोग, देखिए मैं बता रहा हूँ इंडस को समझा देता हूँ थोड़ा। ये मैंने बताया, देखिए उत्तर पश्चिम की बात फिर हो रही है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम की बात हो रही है। यहाँ के किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां यहाँ पे आपको हैं। अब जब यहां से ईरान के बंदे जब इधर आते हैं, भारत में एंट्री मारते हैं इधर से, ठीक ना, तो यहाँ पे उन लोगों को सिंधु नदी मिलती है। संस्कृत शब्द सिंधु, सिंधु, सिंधस और उससे बना इंडस, ठीक ना। तो ये देखिए यहां से उनको सिंधु नदी मिलती है। तो सिंधु नदी के जो इधर रहते हैं पूर्व में, सिंधु नदी के जो पूर्व में रहते हैं, वो इनको क्या बोलते हैं? इंडस। और इंडस शब्द लैटिन शब्द है, लैटिन है, और इसी से बना क्या? इंडिया। इसी से कौन सा शब्द बनता है? इंडिया, ठीक। तो जब ये सुलेमान के इधर की पहाड़ियों के होते हुए इधर ईरान से आते हैं, तो फिर यहां से एंट्री मारते हैं और इसके थ्रू उत्तर पश्चिम भारत की तरफ में एंट्री मारते हैं, और जो इधर के लोग रहते हैं वहां के पूर्व दिशा में, उनको ये लोग इंडिया बोलते हैं, ठीक। आई होप कितनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? ठीक, काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस टाइम भी वही होता है सर, काम की तलाश में लोग इधर उधर भटकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया या फिर जो भी रोहंगिया जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहां से निकल के इधर चले गए। ये तो प्राकृतिक नहीं, मानवकृत आपदाएं थी, बट प्राकृतिक आपदाएं के कारण भी लोग मूव करते हैं, ठीक ना। फिर व्यापार के कारण, सिंपल सी बात है, किसी को ट्रेड करना पड़ेगा, रेशम रूट के बारे में भी उन्होंने पढ़ा है, तो उसके लिए वो ट्रेड करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, मतलब काम की तलाश में भी लोग भटकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और व्यापार के कारण भी लोग मूव करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो ये तो मैंने वही बोला कि आम लोग, अधिकारी लोग, सैनिक लोग, लेखक वर्ग। तो जो आम लोग थे वो क्या करते थे? प्राकृतिक का यूज करते थे। और जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और जो ऋग्वेद लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक। तो वो लोग संस्कृत का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो पांडुलिपियां हैं वो भुर्ज छाल के छाल से बनाई जाती है, ठीक ना। किस पेड़ की? तो भुर्ज पेड़ के छाल से बनाई जाती हैं। और पांडुलिपि को इंग्लिश में बोलते हैं मैनोस्क्रिप्ट। और मैनो का जो है मैनुअल, जो मैनुअल है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ, हाथ, ठीक ना। और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, तो मैनोस्क्रिप्ट का मतलब हो गया हाथ से लिखा हुआ, पांडुलिपि का मतलब भी हो गया हाथ से लिखा हुआ। और ये भुर्ज जो छाले हैं ये आपको मिलेंगी हिमालय के साइड में, ठीक ना, हिमालय के साइड में ये मिलती हैं। तो आई होप कितनी चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वर्ष की गणना किस जन्म तिथि से की जाती है? एक मिनट, क्या है ये? पूरा आ गया, हाँ पूरा, ठीक ना। वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी मोहम्मद पैगंबर, या फिर ऑप्शन डी ईसा मसीह, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ष की गणना करते हैं वो किससे करते हैं? ईसा मसीह के जन्म से करते हैं। यहाँ पे मैं दो चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक क्या है? एडी, एना डोमिनो, एना डोमिनो। फिर बात करेंगे बीसी, बिफोर क्रिस्ट। और एक हो जाता है सी, जिसको एडी बोलते हैं, कॉमन इरा। तो देखिए जब इनका जन्म होता है ईसा मसीह का, मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म 0 पे हुआ है, ठीक ना, तो इसके बाद का जो आएगा जन्म के बाद उसको क्या बोलेंगे? एडी, एना डोमिनो, या फिर बोलेंगे सीई, कॉमन इरा। ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम बोल सकते हैं, पर्यायवाची बोल सकते हैं। और जो घटना है उनके जन्म से पहली घटी थी उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम लोग बीसी, बिफोर द क्रिस्ट। तो ऐसे समझिए कि आप जब पैदा हुए हैं तो आपके पैदा होने से पहले जो आपकी घटना है आपके माँ बाप के साथ घटित हुई थी उसको आप लोग बीसी बोलेंगे, ठीक ना। वो वाला बीसी नहीं, यहाँ पे बिफोर द क्रिस्ट वाली बात हो रही है। और जो आपके जन्म के बाद हुई घटना है उसको आप लोग एडी या सी बोलेंगे, एना डोमिनो या फिर कॉमन इरा। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? जो अशोक का कंधार से अभिलेख मिला है वो किन लिपियों में मिला है? तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अभिलेख किस शासक के मिले थे? तो वो अशोक के मिले थे, ठीक ना, प्राचीन काल में। यूनानी और ब्राह्मी, यूनानी और अरमाइक, देवनागरी और तमिल, या फिर अरमाइक और ब्राह्मी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का कंधार से जो प्राप्त अभिलेख था वो यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखा गया था, ठीक ना। तो किस लिपि में, सॉरी किस लिपि में लिखा गया था? यूनानी और अरमाइक लिपि में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए, ये हुआ थोड़ा तगड़ा वाला सवाल। क्वेश्चन क्या है?
पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले आप लोग को इसमें ये देखना है कि क्या बोल रहा है ये कि सही नहीं है, ठीक ना, पूछा है कि गलत कौन सा है। ऑप्शन ए, अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। तो मैंने तो आप लोग बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, लैटिन वर्ड है, तो पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी। तो ऑप्शन ए तो सही है भाई, ठीक, तो ये गलत नहीं, हम लोग को गलत ढूंढना है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि लैटिन वर्ड था। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये भी 100% सही है यार, वहीं से लिखी जाती थी भुर्ज पे, मैंने बताया आप लोगों को। ऑप्शन डी, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे गेम कहां पे खेला गया है, केवल, ये आप देख रहे हैं एक शब्द है केवल और एक यहाँ पे शब्द है केवल। ये देखिए, अगर आप स्टेट पीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जिसमें इस टाइप के बड़े बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें देखिएगा कि जहां पे केवल लिखा आ गया तो वहां पे समझ जाइए कि एग्जामिनर ने खेला खेल दिया है, ठीक ना। केवल जहां पे लिखा आ गया समझ जाइए एग्जामिनर ने खेला खेल दिया, उसमें भी खेल दिया है, क्योंकि जो पांडुलिपियां थी वो केवल मंदिर और बिहारों में नहीं मिली थी सर, अन्य जगहों से भी प्राप्त हुई थी, और वो केवल संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई थी, वो तमिल में भी लिखी गई थी, वो प्राकृत भाषा में भी लिखी गई थी, वो पाली भाषा में भी लिखी गई थी, ठीक। तो ये जो केवल शब्द है यही खेला किया एग्जामिनर ने, और तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुलेमान और किर्थन की पहाड़ियां किस दिशा में है? तो मैंने तो आप लोगों को शुरू में मैप से समझाया है कि जो सुलेमान और किर्थन की पहाड़ियां वो कहां पे हैं। अगर ये इंडिया का मैप है तो ईरान के साइड से आएंगे तो उत्तर कश्मीर पड़ गया, और इस साइड पंजाब। अभी मैंने मैप बना के समझाया था आपको ये चीज, ठीक ना। तो उत्तर और इधर पश्चिम, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का है, उत्तर पश्चिम, ठीक। तो इसका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा कि सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां जो हैं वो उत्तर और पश्चिम में पाई जाती हैं। आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। अभी अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा क्या, चैप्टर 2, जो अतीत का हमारे अतीत 1 का जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है उसका अब पार्ट 2 आएगा, ठीक ना, कल आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही एमसीक्यू लगाते रहिए और अपना स्कोर जरूर बताइए कि 21 में से आपको कितने नंबर मिले। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, थैंक यू।